नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, मां पूर्णागिरि मेले का भी करेंगे शुभारंभ। जिले की तमाम विकास योजनाओं का भी लेंगे जायजा। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है और मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और धामी के दौरे को लेकर तैयारियां भी चाक चौबंद कर ली गई हैं। जिले की तमाम विकास योजनाओं का भी इस दौरान जायजा लेंगे मुख्यमंत्री और तमाम लोगों से इस दौरान मुलाकात भी होगी, फीडबैक भी लिया जाएगा। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। डोर टू डोर कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन पर भी जोर दिया गया है। प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। कूड़ा वाहनों के ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मशीनरी के उपयोग के लिए ठोस कार्य योजना भी बनाई जाए। तो मुख्य सचिव की ओर से ये बड़े निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में जीपीएस आधारित रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग का भी ट्रायल जारी किया जाए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर मुख्य सचिव ने तमाम निर्देश इस दौरान दिए हैं और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के भी आदेश इस दौरान दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कूड़ा वाहनों के ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के भी निर्देश। तो वहीं मशीनरी के उपयोग के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव की ओर से। और देहरादून में जीपीएस आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग का ट्रायल भी जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा हुई है। इस दौरान तमाम निर्देश जो है वो भी मुख्य सचिव की ओर से दिए गए हैं। तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन इस दौरान सख्त भी नजर आए हैं। और बड़ी खबर करूँ करेंगे देहरादून में मासिक अपराध गोष्ठी, लापरवाही पर एसएसपी की सीधे एक्शन की भी चेतावनी। थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत सत्यापन अभियान तेज करने के भी निर्देश। रमजान और होली को लेकर पीस कमेटी बैठक के भी निर्देश दिए गए हैं। जघन्य अपराधों में त्वरित कार्रवाई, मजबूत पैरवी पर जोर भी दिया गया है। वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। स्कूल टाइम में पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। का ये साफ तौर पर निर्देश है कि क्रैकडाउन के तहत सत्यापन अभियान तेज किया जाए और ऐसे में रमजान और होली को लेकर पीस कमेटी की बैठक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी चुनाव काफी दूर है। इस समय चुनावी योजनाओं को लेकर कोई ठोस घोषणा करना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक रूप से पार्टी पूरी तरह सक्रिय है। तमाम दायित्वधारी राज्य मंत्री और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच काम कर रहे हैं और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया भी जा रहा है। जपेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का सहयोग बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, अभी चुनाव बहुत दूर हैं और चुनावों की दृष्टिगत योजनाएं अभी से कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, संगठनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत से दायित्वधारी हो गए, दर्जा राज्य मंत्री जो अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं या अन्य दायित्वों पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं, तो सब जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और इसमें कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है और केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव संचालन समिति के तथ्यों के आधार पर ही भविष्य की योजनाओं का निर्माण होता है, जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार पूरी मजबूती से जनता के बीच में।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता हल्द्वानी निवासी शादाब आलम ने चुनौती दी थी कि बोर्ड में संयुक्त सचिव स्तर के बजाय अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो नियमों के खिलाफ है। वहीं कोर्ट के बार बार दखल और सवालों के बाद राज्य सरकार ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वक्फ बोर्ड में नए सीईओ की नियुक्ति भी कर दी गई है। सरकार ने अनुपालन रिपोर्ट भी पेश की है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक पीएल फाइल हुई थी, वो वदंटों की हमने रिट मांगी थी, जिसमें आज कोर्ट ने सरकार को डायरेक्ट किया हुआ था कि आप इसको सही करिए, इसको रेक्टिफाई करिए। सेक्शन 23 के हिसाब से अगर जब आपको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के किसी आदमी को वो चार्ज देना था तो आपने किसी और को कैसे दे दिया। कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछे थे और आज सरकार ने अपना वो एक्शन रेक्टिफाई करते हुए, उसको सुधारते हुए एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चार्ज दे दिया है और इसी लाइट में हाईकोर्ट ने ये पीएल डिस्पोज ऑफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील सहित कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया और जनहित याचिका के साथ 165 खनन इकाइयों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई भी की। कोर्ट की खंडपीठ ने अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी पर लगी रोक भी हटा दी है और कंपनी अब संचालन शुरू कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सभी मानकों का पालन कराया जाए और 4 महीने के भीतर एनओसी भी ले ली जाए। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान जो लिया हुआ था बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग की लीगलिटीज़ का, तो उसकी हेयरिंग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट ऑर्डर था, उसकी लाइट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक माइनिंग कंपनी अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड को सीमित पर्पज के लिए 4 महीने की कंसेंट टू ऑपरेट दी है, ताकि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट में स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस और भूकंप की दृष्टि से भूगर्भीय जाँच हो सके। तो इस पर्पज के लिए 4 महीने के लिए जो परमिशन दी गई थी, उसके तहत कोर्ट ने अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड को काम करने की परमिशन दी है और अन्य जो माइन ओनर्स हैं उनके बारे में पूर्व का आदेश अभी यथावत लागू है। ये परमिशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत, ताकि उस साइट पे स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस कराई जा सके, जो कि एप्लीकेंट का कहना था कि सिर्फ संचालन के समय ही उसकी जांच की जा सकती है। तो इसलिए इस वैज्ञानिक जांच के लिए उसको 4 महीने का समय दिया गया है ऑपरेशन के लिए, ताकि इन जांचों को किया जा सके। नैनीताल के जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने धर्म छिपाकर दीक्षा से शादी कर उसकी हत्या करने के मामले में ऋषभ उर्फ इमरान को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 1 लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक की माता को आर्थिक सहायता राशि देने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में डीजीसी सुशील कुमार शर्मा की ओर से 17 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। अभियोजन ने केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ के डॉक्टर को भेजे घटनास्थल से लिए डीवीआर को संबोधित साबित करने के लिए न्यायालय में पेश भी किया है। न्यायालय ने आरोपी इमरान उर्फ ऋषभ तिवारी को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 1 लाख रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए जमा होने पर यह पैसा मृतका की बेटी को देने का आदेश किया है। साथ में ही मृतका की बेटी व उसकी माता को भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया है कि वह इनको आर्थिक मदद उत्तराखंड शासन से यथासमय दिला। रामलीला कमेटी अध्यक्ष लोहाघाट जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश पर लोहाघाट के प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है, जिसका शुभारंभ लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने किया। उन्होंने कहा कि रंग महोत्सव के कारण लोहाघाट क्षेत्र में नई पहचान भी मिली है और गांव-गांव में आज लोग नशा मुक्ति होली का आयोजन भी कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस हमारी श्री रामलीला कमेटी के सम्मानित वो समस्त पदाधिकारी को कि जिन्होंने नगर में ऐसा आयोजन करने का साहस रखा और आज देखने को मिल रहा है कि उनकी नगर की ये खुशबू गांव तक भी चली गई है
गांव की मातृशक्ति भी पूरा कमर कस चुकी है कि अगर नगर में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन हो सकते हैं तो गांव में क्यों नहीं। जिस नगर में हमारे नशे की तमाम दुकानें यहाँ पे हैं, वहाँ पर अगर स्वच्छता के रूप में मातृशक्ति प्रदर्शन कर सकती है और वहाँ के युवा साथियों को व्यस्तों से दूर कर सकती है, तो गाँव की मातृशक्ति ने भी इस बार ठान ली है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मातृशक्ति गाँव की भी और सम्मान संगठन को भी। होली के माध्यम से उन तमाम नौजवानों से अनुरोध करना चाहिए जो अपने रोजगार के लिए देश प्रदेश में गए हैं, उनसे निवेदन करें, आइए होली के पर्व में, महोत्सव के पर्व में, त्योहारों के पर्व में अपने घर आइए, अपने घर की देवी देवता की पूजा भी करें, अपनी संस्कृति को भी बढ़ाएं। इसीलिए हमारी संस्कृति बच पाएगी और हमारे यहाँ पलायन भी रुकेगा। मैं आपको चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। समय समय पर आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहाघाट डिग्री कॉलेज सड़क लगभग पिछले 1.5 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिसमें दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। ग्रामीणों की ओर से कई बार प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से क्षतिग्रस्त सड़क को सुधारने की भी मांग की गई, लेकिन अभी तक मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस वजह से सड़क में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले को लेकर NSUI छात्र संगठन ने छात्र नेता अजय बिष्ट के नेतृत्व में गहरी नाराजगी भी जताई और इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। जो महाविद्यालय वाली सड़क है, इसमें हमारा ये था कि यहाँ एक पिटकुल का ट्रांसफार्मर बनना था, उसमें बहुत हैवी लोडेड ट्रक के जाने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अभी पिटकुल के एसी साहब से मेरी बात हुई है दूरभाष पर, आपके समूह की मैंने बात भी की थी, तो उनका कहना है कि मार्च तक हम इसको पूर्ण रेक्टिफाई कर देंगे। बाकी इसका टेम्प्रेरी सॉल्यूशन हमने एक बार पहले भी कराया था, बाकी कल से हमारे इसमें टेम्प्रेरी हम बैक साइड कटिंग कर देंगे और सेफ्टी के लिए पैरापेट बना देंगे। बाकी इसको हम जल्दी मार्च तक इस काम को पूर्ण काम करा लेंगे। चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और छात्रों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, पर छात्र की जान को खतरा है और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। हाँ, ये है कि तुरंत ही जो ये सड़क धंसी हुई है नीचे, इसे जल्दी से जल्दी सही किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए और ये जल्द से जल्द सही किया जाए। आज हम सभी NSUI के छात्र इसी मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस सड़क पर ना महाविद्यालय प्रशासन ने कोई ध्यान दिया और ना ही छात्र संघ ने इस पर कोई ध्यान दिया। रोज़ जो है महाविद्यालय में जितने भी छात्र हैं बाइक से आना जाना करते हैं, यहाँ पे खतरा बना हुआ है छात्रों के लिए। तो आज हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक किया जाए। इस रोड में शाम को अग्निवीर की भर्ती या अनेकों जो सेनाओं की भर्ती होती है, उसके लिए शाम को जो बच्चे होते हैं दौड़ने के लिए, फिजिकल प्रैक्टिस के लिए अपना आते हैं, शाम को बुजुर्ग, महिलाएं, अन्य मतलब वॉक के लिए निकलती हैं यहाँ पे को, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए ताकि यहाँ से आने जाने वाले ग्रामीणों को, जो बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको आसानी हो। और मेरा सवाल छात्र संघ से ये है कि छात्रों ने आपको इलेक्शन जितवा के चुन के आपको भेजा है कि आप उनकी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आप सरकार के साथ हो, यानी कि आपका संगठन सरकार का जो स्टूडेंट विंग है वो है, तो आप क्या सरकार से सवाल नहीं पूछोगे इस मुद्दे पे कि सड़क का निर्माण इतने टाइम से क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या आप केवल वोटों की राजनीति तक सीमित हैं या फिर छात्रों की आवाज़ भी उठाएंगे? कुंभ 2027 को लेकर हरिद्वार में मेला प्रशासन अब संत समाज के साथ लगातार मंथन में जुटा हुआ है। अखाड़ों के साथ बैठक के ही अगले दिन ही मठ, मंदिर और आश्रमों से जुड़े संतों को बुलाकर प्रशासन ने तैयारियों की विस्तृत चर्चा की, जहां साधु संतों ने सीधे तौर पर अपनी जरूरतें और सुझाव प्रशासन के सामने भी रखे हैं। बैठक में भूमि आवंटन, शिविर व्यवस्था, आगमन और मूलभूत सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों पर लंबी चर्चा भी इस दौरान हुई है। जो कुंभ रहता है उसमें दो पक्ष रहते हैं। एक तो बहुत बड़ा पक्ष हमारे अखाड़ों का होता है। अखाड़ों के लाखों लाख नागा आते हैं और अखाड़ों को बहुत बड़ी व्यवस्था उसकी करनी है। उन नागाओं के धुने लगते हैं, तनी लगती है, तो वो विषय अखाड़ों ने मेला प्रशासन के सामने रखा है। उसके अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, वो कुंभ में बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, जहाँ हजारों हजारों लाखों लोग आकर रहते हैं। तो उनको जो कुंभ के दौरान समस्याएं आती हैं, बिजली की है, पानी की है और लैट्रिन बाथरूमों की है, तो वो सारी जो आती हैं वो आज रखी गई हैं समस्याएं। देखिए, हमारे हरिद्वार का जो स्थानधारी संत है
उन लोगों ने पूर्व में भी एक बैठक की थी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव संतों ने कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उस समय विचार विमर्श किया था। उसी क्रम में आज मेला अधिकारी द्वारा ये बैठक आहूत की गई है और ये भव्य दिव्य मेला कैसे संपन्न हो, इसमें सभी पूज्य संतों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और सब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि हरिद्वार एक कुंभ नगरी है और कैसे जो आने वाला यात्री है उसको सुविधाएं मिले, उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ऐसी बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। बहुत ही अच्छा आयोजन कुंभ का हो, इसको लेकर सभी संतों ने अपने सुझाव रखे हैं। हम लोगों ने जो बेसिक हमारा प्रयास है कि हमारे जो कुंभ क्षेत्र में पढ़ने वाले जो क्षेत्र हैं, मेनली हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनिकीर्ति, स्वर्ग आश्रम, उसमें पढ़ने वाले जो हमारे जितने भी आश्रम हैं, हम लोग उनसे क्रमबद्ध तरीके से बैठक कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज प्रथम बैठक में हम लोगों ने कुछ आश्रमों को इन्वाइट किया गया था। उसमें माननीय जी महोदय महाराज लोगों ने प्रतिभाग किया, तो उन्होंने अपनी कुछ उनकी जो मांगे थी, जैसे घाटों के निर्माण के संबंध में, रोड निर्माण के संबंध में, पुलों के निर्माण के संबंध में, भूमि आवंटन के संबंध में, उस बारे में विचार विमर्श किए गए थे। तो हम लोगों ने जो भी हमारा पूर्व में की गई कार्रवाई नियम था, उस तरह से हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारा स्थायी कार्य हमारे हो रहे हैं, उनको भी हमने प्रेजेंटेशन को दिया, उन्होंने काफी उसकी सराहना करी। हमारा प्रयास ये है कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छी टीम भावना के साथ यहाँ पर कार्य करें, जिसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कुंभ के, उनके साथ हम लोग उनकी जैसे भी डायरेक्शन है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण है, लिहाजा कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार काम कर भी रही है। इसी तरह ऋषिकेश में भी हजारों एकड़ भूमि पर वर्षों से कब्जा है, लेकिन यहाँ सत्ताधारी पार्टी के विधायक अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बनभूलपुरा की तरह यहाँ भी सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के 2 जिलों में अतिक्रमण की 2 तस्वीरें, एक योग नगरी ऋषिकेश की जहां वन भूमि वर्षों से अतिक्रमण की है, तो दूसरी तस्वीर हल्द्वानी के बनभूलपुरा की है जहां रेलवे की जमीन पर वर्षों से कब्जा है। और दोनों मामले देश के सर्वोच्च न्यायालय में हैं और दोनों मामलों में कोर्ट का आदेश है। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण में कोर्ट का आदेश है कि जमीन रेलवे की है, लिहाजा कोई मालिकाना हक नहीं जता सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 से 31 मार्च के बीच विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तय हो सके। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार पहले ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये प्रक्रिया और स्पष्ट हो गई है और प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है कि वहां से अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए और सरकार तो डेफिनेटली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करेगी, लेकिन साथ ही उसमें एक तथ्य निकल कर ये आया है कि जिन लोगों के पास उचित दस्तावेज है और जो वर्षों से वहां बसे हुए हैं, तो सरकार उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ निर्णय ले सकती है और ऐसा संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है और वो अतिक्रमणकारियों की श्रेणी में आते हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये तो भारत का संविधान भी इजाजत नहीं देता कि आप किसी की भी भूमि के ऊपर अतिक्रमण करें और वहां जाकर बस जाएं। तो संविधान का भी हम लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए। बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सवाल है कि ऋषिकेश में भी वन भूमि का कब्जा है और इसमें तो कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया। तो ऋषिकेश के मामले में बीजेपी विधायक क्यों अतिक्रमणकारियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बनभूलपुरा में तो 30 एकड़ जमीन पर ही कब्जा है, लेकिन ऋषिकेश में तो हजारों एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण है। बड़े बड़े मकान से लेकर दुकान तक बने हैं, जैसे बनभूलपुरा में बने हैं। तो क्या राज्य सरकार ऋषिकेश मामले में वह रुख अपनाएगी जैसा बनभूलपुरा को लेकर पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऋषिकेश में सर्वे हो रहा था, लोगों ने जब हंगामा किया तो फिर बीजेपी के विधायक हंगामा करने वालों के पक्ष में खड़े हो गए। देखिए, बात चाहे बनभूलपुरा की हो चाहे ऋषिकेश की हो, जहां पर भी अतिक्रमण होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, जहां पर भी कब्जाधारी होंगे या अतिक्रमण होगा, जो बरसों से भी अगर करा रखा है या हुआ है,
तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हो रही है और ये कानून के तहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश है। मुझे लगता है कि ना तो इसमें राजनीति होनी चाहिए और ना ही इस प्रकार की राजनीति करके कहीं ना कहीं इस प्रदेश को हिंसा की ओर भड़काने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग इस तरह के प्रकरण को हवा देने का काम कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइन है और जहां पर भी चाहे ऋषिकेश की बात हो और चाहे हल्द्वानी वनभूलपुरा की हो, तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण सरकार के द्वारा पहले भी हटाए गए हैं, जो गलत तरीके से चाहे धार्मिक स्थलों के हों, चाहे मजारे हों, चाहे वहां पर जो छोटी छोटी चीजों को बना करके अतिक्रमण कर लेते हैं और वहां पर बरसों बरसों तक बैठे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का आदेश दिया है तो उसका पालन सरकार भी करेगी। और ये कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में जो चीज विचाराधीन होती है उसके लिए किसी को भी इस प्रकार की राजनीति करना शोभा नहीं देता, खासकर विपक्ष को। तो इस पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। वनभूलपुरा रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है और ऋषिकेश में वन भूमि की 2866 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र पर दशकों से चले आ रहे अवैध कब्जे और अतिक्रमण से मामले जुड़े हैं, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने इस स्थिति को चौंकाने वाला बताया और राज्य सरकार को फटकार लगाई कि हजारों एकड़ वन भूमि सुनियोजित तरीके से हड़प ली गई। कोर्ट ने खाली पड़ी सभी वन भूमि को तुरंत कब्जे में लेने और नई निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश तो दिया ही, साथ ही एक जांच समिति का गठन भी किया है और राज्य सरकार से सभी अतिक्रमणकारियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। फिलहाल कोर्ट ने मौजूदा आवासीय मकानों को तुरंत तोड़ने पर रोक लगाते हुए केवल खाली भूमि और नए निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ सरकार की नरमी दिखती है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। चाहे मामला हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र का हो या ऋषिकेश क्षेत्र का हो, जहां भी बरसों से बसे हुए लोगों को सरकार उजाड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार की इस तानाशाही का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बरसों से जहां पर लोग बसे हुए हैं, उनके बच्चे वहां पर पल रहे हैं, वो अपना भविष्य वहां पर समझते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।